हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहतांग जीके स्टडी। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को 19 तारीख को जो गणित सहायक का पेपर होने वाला है उस एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आपने सेंटर को अच्छे से चेक कर लिया होगा कि कहाँ पे आपका सेंटर है। और इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कुछ। अगर आपने ये सब काम कर लिया है तो पेपर में जाने से पहले अपना आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें, चाहे वो आपका आधार कार्ड है चाहे पैन कार्ड है, जो भी आपने आईडी कार्ड उसमें मेंशन किया होगा आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें। अपने साथ एक पेन ले जाएं और जब आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाएंगे तो शांत मन से थोड़ी देर बैठना, लंबी सांसें लेके फिर एग्ज़ाम में आप अच्छे से बैठ के पेपर देना। और समय का ज़रूर ध्यान रखना कि टाइम पे पेपर पूरा हो। और बाकी डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। और आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप अपना बेस्ट देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि मरुस्थल में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मरुस्थल। पहला है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है दीर्घ संधि। जब हम मरुस्थल का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा मरु प्लस स्थल। तो ये जो दो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो अभी तक तो आपने ढंग से रट लिया होगा कि ये क्या होता है। ये विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि हम जानते हैं जहाँ पे स्वर और स्वर का मेल होता है, स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये सब हम जानते हैं। व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, ठीक है। और विसर्ग संधि जहाँ पे भी ऐसे 2 डॉट देखेंगे आपको, सीधे विसर्ग संधि करके आ जाना। नेक्स्ट है जीते रहो, दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो किस प्रकार के शब्द हैं। पहला है आशीर्वाद बोधक, दूसरा है हर्ष बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद बोधक। क्योंकि हम जब आशीर्वाद देते हैं किसी को तभी बोलते हैं ना, जीते रहो, दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो। तो यह जो शब्द हैं न, ये कि ये मार्क पूछ रहा है। अगर ये मार्क पूछता तो ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक आ जाएगा। लेकिन शब्द पूछ रहा है तो ये आ जाएंगे आपके आशीर्वाद बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है लिखत, तीसरा है सरोजनी और चौथा है उज्जैनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे लिखत। लिखत नहीं होता है बल्कि क्या होता है, लिखत होता है, ठीक है। बाकी ये आध्यात्मिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे सरोजनी इसी प्रकार लिखा जाता है। और आपका उज्जैनी ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 2 उज्जय इसमें आते हैं, एक आधार एक पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है सरसरी, दूसरा है अम्बुज, तीसरा है उत्पल और चौथा है अम्बु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। बाकी ये तीनों जो हैं ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, सरसरी, अम्बुज, उत्पल। साथ ही ध्यान लेते हैं इसके और अन्य पर्यायवाची जो होते हैं, जैसे कि पंकज भी कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज हो गया, जलज हो गया, नीरज, अम्बुज, अरविंद, नलिन अगर पूछा जाएगा, उत्पल पूछा जाएगा तो ये सारे आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे वो शब्द बताना है। पहला है दर्शक, दूसरा है आंसू, तीसरा है हस्ताक्षर और चौथा है उपयुक्त छवि। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त छवि। ये तीनों ही शब्द जो हैं ये प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतघ्न शब्द का अर्थ है। पहला है जो कृतज्ञ हो, दूसरा है जो कृतज्ञ न हो, तीसरा है जो काम बिगाड़े और चौथा है कि जो दूसरों की त्रुटि खोजे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कृतज्ञ न हो। कृतज्ञ का मतलब होता है कि जब किसी के प्रति हम आभारी होते हैं तो उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। लेकिन ये पूछ रहा है कृतघ्न का मतलब होता है कि जो कृतज्ञ नहीं होता है, जो किसी पे आभार प्रकट नहीं करता है, वो होता है कृतघ्न। नेक्स्ट है मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। पहला है अरबी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है तुर्की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अरबी। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरे हैं योग रूढ़, तीसरे हैं यौगिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 योग रूढ़। क्योंकि जो रूढ़ शब्द होते हैं ना, इनको हम खंडित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कल, तो ये क ल आप खंडित करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बन सकता, तो ये खंडित नहीं होता है। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। मतलब जैसे कि मैंने कहा लंबोदर, तो लंबोदर जो है इसका तीसरा मतलब निकल जाएगा। शब्दों का योग है ये, लंबा प्लस उदर। लंबा प्लस उदर जो है ये एक शब्दों का मेल है। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गणेश इसका अर्थ आ जाता है। तो ये योग रूढ़ होते हैं। और यौगिक तो आपको पता है, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताना है हमें। पहला है कीड़ा, दूसरा है सोना, तीसरा अंधकार और चौथा अंधेरा। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है अंधकार। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, संस्कृत के समान होते हैं, उनको तत्सम हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है अद्यापांत, दूसरा है सर्वांग, तीसरा है अनादि, चौथा है आजीवन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अद्यापांत। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक वाक्यांश अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा अध्यापांत। ये ध्या इस तरीके से अध्यापांत। दूसरा है यहाँ पे दे रखा सर्वांग। सर्वांग का मतलब होता है सारा शरीर। सर्व प्लस अंग, सर्व मतलब सारा और अंग मतलब होता है शरीर। फिर यहाँ पे तीसरा दिया है अनादि। अनादि का मतलब होता है जिसका कि कोई आरंभ या काल न हो, या आरंभ काल या स्थान न हो। तो ऐसा जो आदमी होता है उसे कहते हैं अनादि। जैसे हम जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि इनका आदि न है अंत न है, मतलब इनका कोई आरंभ ही नहीं है और इस काल का हमें पता ही नहीं है। आजीवन, आजीवन का क्या मतलब होता है, जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादों के बिंब सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश पहरे हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है ये आ जाएगा आपका, पहला है श्लेष, दूसरा है उत्प्रेक्षा, और तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि यादों के बिंब सुनहरे, शिखरों पर केतु सदृश पहरे। तो केतु के जैसे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे पहरे लगे हुए हैं। और जहाँ पे भी किसी के साथ तुलना की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार आ जाता है, सीधे सीधे उपमा अलंकार आ जाता है। बाकी अलंकार तो आप जानते हैं, श्लेष अलंकार आप जानते हैं कि जिसमें अर्थ चिपके हुए होते हैं, रूपक जहाँ पे कि दोनों एक ही हो जाता है, एक रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढूढ़ाड़ी बोली है, पहली है पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा पूर्वी राजस्थान की, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी राजस्थान की। ढूढ़ाड़ी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो पहला है अनुच्छेद 72, दूसरा है अनुच्छेद 73, तीसरा है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को, हमारे राष्ट्रपति को क्या देता है, क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। भारत का राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमा दे सकता है। पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है प्रविलंबन, चौथा है विराम और पांचवा है परिहार। तो 5 तरीके से ये क्षमादान देता है राष्ट्रपति। ये आपके किस में दिया गया है, अनुच्छेद 72 में दिया गया है। साथ ही जान लेते हैं अन्य को, जैसे कि अनुच्छेद 73। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा दी हुई है। संघ का मतलब होता है कि जो देश है उस देश की कार्यकारी शक्ति, तो शक्तियां तो हमने दे दी संघ को, लेकिन उसकी क्या सीमाएं हैं वो दे रखी हैं 73 में। 74 में बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के कार्यों की सहायता करेगा। मंत्रिपरिषद में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो 74 क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्यों राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करेगा। फिर है अनुच्छेद 76, तो ये है भारत के महान्यायवादी से संबंधित। तो अनुच्छेद, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो आप बताओगे भारत के महान्यायवादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर पूछा जाएगा आपको कि दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताओगे चिली या चाइल, जो भी आपको कहना है,
ये है साउथ अमेरिका में ये जगह। तो यहाँ पे होता है तांबा के सर्वाधिक उत्पादन। और अगर आपको प्रमुख खदानें पूछी जाएंगी भारत की, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि बालघाट कहाँ पे है, बालघाट या जिसे कि हम मजलखंड भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा है खेतड़ी, झुंझुन, दूसरा है खेतड़ी या झुंझुनू या अलवर वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र जो है ये कहाँ किसका फेमस है, तो ये है झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र। यह तांबे के लिए फेमस, झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है। पहला है नामीबिया और अंगोला, दूसरा है फ्रांस और जर्मनी, तीसरा है यूएसए और कनाडा, चौथा है जर्मनी और पोलैंड। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस और जर्मनी। ये फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा की तरह है जिसे कि 1930 में जो है खींची गई थी। जान लेते हैं अन्य जो ये लाइंस या बाउंड्रीज हैं इनके बारे में, जैसे कि डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है वो किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। एक तो बहुत फेमस है मैकमोहन रेखा, तो आपको पता है कि ये भारत और चीन के बीच में स्थित है मैकमोहन रेखा। फिर आता है रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध संस्थान ने नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग पहचाना है। पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक संस्थान केंद्र, तीसरा है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान, चौथा है राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसने खोज निकाला है जो मंकी पॉक्स वायरस आया था उसको पता लगाने का नया मार्ग, जिसे कि हम नैदानिक उपकरण टेक्निक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। और दूसरा है 135, तीसरा है 140 और चौथा है 142। तो भारत की जो रैंक रही है इस बार वो रही है 134, मतलब 134वीं रैंक जो है वो भारत की रही है। और ये जो यूएनडीपी है ये जारी करता है आपकी मानव विकास सूचकांक, जिसे कि हम शॉर्ट में HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो होता है कुछ 4 संकेतों पर ये कार्य करता है। पहला है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब कि कितना इसका जीवन प्रत्याशा है किसी की, उसे देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है कि स्कूली शिक्षा के जो अपेक्षित वर्ष हैं, मतलब कितने लोग स्कूल जा रहे हैं और कितने लोग इनरोल कर रहे हैं और कितने उम्र तक स्कूल जा रहे हैं, ये भी देखा जाता है। और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और GNI, मतलब GNI का मतलब होता है ग्रॉस नेट इनकम, मतलब कि सकल राष्ट्रीय आय किसी देश की कितनी है वो भी देखा जाता है इसमें। तो जो HDI में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है वो है स्विट्ज़रलैंड। ये भी याद रखना है आपको कि स्विट्ज़रलैंड जो है पहले नंबर पे है और अपना भारत है 134वें नंबर पे। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक के नाम से ये जारी की गई है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिजीम कॉर्पोरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता थे। पहला है NP नैथानी, दूसरा है मेहरबान सिंह नेगी, तीसरा है सूर्य नारायण बाबुलकर, चौथा है ऋतु बहारी। तो इसका सही आंसर है मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी जो है ये उत्तराखंड सरकार में निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता थे। साथ ही जान लेते हैं कि NP नैथानी जो है ये प्रथम महाधिवक्ता था, लेकिन ये कौन से सरकार में थे, ये अंतरिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार में अगर पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में कौन प्रथम महाधिवक्ता थे तो आप बताओगे NP नैथानी। और अगर पूछा जाएगा कि निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। और तीसरा दिया है सूर्य नारायण बाबुलकर, तो इनका नाम जो है ये वर्तमान महाधिवक्ता है हमारे 2017 से। और साथ ही दिया है ऋतु बहारी, तो ऋतु बहारी हम जानते हैं कि 13वें मुख्य न्यायाधीश ये रही हैं ऋतु बहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागू गुडियाल लोई था फड़का नौली फल सीमा व पेटछाल शैलाश्रय पुरा स्थल स्थित हैं। पहला है अल्मोड़ा में, दूसरा है चमोली में, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है उत्तरकाशी। तो ये हमें पता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम है। पहला है मानसखंड, दूसरा है केदारखंड, तीसरा है कीर्तपुर, चौथा है उत्तर कुरु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कीर्तपुर या कार्तिकेयपुर इसे बताया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम। हम जानते हैं कि मानसखंड किस में बताया गया है, मानसखंड, और जो केदारखंड है ये बताया गया है स्कंद पुराण में। और ये दोनों के दोनों
जो मानसखंड है ये कुमाऊं का नाम है और केदारखंड गढ़वाल रीजन को कहा जाता है। और उत्तर कुरु बोला गया है महाभारत में। अगर पूछा जाएगा कि महाभारत में उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया तो आप बताओगे उत्तर कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष किया गया? पहला है सन 1983 में, दूसरा है सन 1969 में, तीसरा है सन 1970, चौथा है कि सन 1965 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1969 जो है 69 में जो है इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था गढ़वाल मंडल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित है? पहला है श्रृंगकंठ, दूसरा है सुंदरडुंगा, तीसरा है ट्रेल पास, चौथा है कालिंदी दर्रा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ट्रेल पास। ट्रेल पास जो है ये बना हुआ है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। बाकियों को भी देख लेते हैं, जैसे कि पहला है श्रृंगकंठ। श्रृंगकंठ दर्रा जो है ये उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच में है। हिमाचल व उत्तरकाशी के बीच में पूछा जाएगा तो आप बताओगे श्रृंगकंठ। दूसरा है सुंदरडुंगा। सुंदरडुंगा जो है ये बागेश्वर और चमोली के बीच में स्थित है, बागेश्वर और चमोली। तीसरा है कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा जो है ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है, उत्तरकाशी एंड चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली ग्लेशियर से निम्नलिखित में से किसका उद्भव नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि दूधातोली ग्लेशियर से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो इनमें से कौन सी वह नदी है जिसका उद्गम नहीं होता? पहला है पश्चिमी रामगंगा, दूसरा है वीनो, तीसरा है शारदा और चौथा है आटागाड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शारदा नदी, क्योंकि जो शारदा नदी है ना इसी को, ये काली नदी है ना, काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं कि काली नदी का जो ओरिजिन है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड है। नेपाल वाले कहते हैं हमारी साइड से है और उत्तराखंड वाले कहते हैं हमारी साइड से है। तो वहाँ पे क्या है कि 2 धाराएं निकलती हैं, जो कि एक नेपाल के साइड से है और एक उत्तराखंड की, जो काली नदी का उद्गम है जहाँ पे पिथौरागढ़ में। तो इस तरीके से ये डिस्प्यूटेड है। पर जान लेते हैं कि दूधातोली ग्लेशियर तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो 5 नदियाँ हैं उनमें से पहली है पश्चिमी रामगंगा, दूसरी है वीनो, तीसरी है आटागाड़ और चौथा है पश्चिमी और पूर्वी नयार। तो ये तो और आसान है याद करने के लिए, पूर्वी और पश्चिमी दोनों के दोनों क्या है, नयार। नयार नदी जो है ये आ जाएगा। ये हैं पूरे 5 नदियाँ जो कि दूधातोली ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलदस्त त्वारिक ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं? पहला है मियाँ प्रेम सिंह, दूसरे हैं प्रताप साध, तीसरे हैं मुकुंदी लाल और चौथे कीर्ति साध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मियाँ प्रेम सिंह। मियाँ प्रेम सिंह द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक गुलदस्त त्वारिक ई कोह टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर दिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि दिगतड़ नामक पहाड़ है। पहला है डीडीहाट, दूसरा है देहरादून, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा हरिद्वार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीडीहाट। डीडीहाट जो है ये दिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत आसान है, आप जानते हैं। पहला है चमोली, दूसरा है देहरादून, तीसरा नैनीताल, चौथा है चंपावत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे चंपावत। चंपावत जो है यहाँ पे है झिलमिल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन में वृद्धि हुई है? तो ये जो है 8 जिले जो हैं इनके वन में वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है 17वीं रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है तो मतलब ए से नहीं, इसे जेड से स्टार्ट करना है। तो जब आप इसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के इस तरीके से शुरू करेंगे तो ये आपकी उल्टी वर्णमाला हो जाएगी। कह रहा है कि इसमें जो है बाएं से लेके 12वां आपको बताना है। तो यहाँ से आप 12वां काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये ओ है ये क्या आ रहा है, 12वें स्थान पे आ रहा है ओ। तो यहाँ से जो है कह रहा है दाएं, इसके दाएं आपको जाना है। तो दायां क्या हो जाएगा इसका, और आगे हो जाएगा। और यहाँ से 7वां अक्षर, क्योंकि ये ओ जो है ना, ओ का बायां इस साइड आ जाएगा, ओ का दायां जो है इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 7वां अक्षर आपको बताना है। तो के तक हम पहुँच गए थे, के जे आई एच। तो यहाँ से जब हम गिनेंगे 1 2
3, 4, 5, 6, 7। तो 7वां अक्षर कौन सा आ गया यहाँ पे? एच आ गया। तो ये एच जो है ये आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए 4 विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो पहला दिया है यहाँ पे लकड़ी, दूसरा है किताब, तीसरा कारखाना, चौथा कागज और पांचवा है छापना। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी लकड़ी। लकड़ी जो है वो जाएगी कारखाने में। कारखाने में क्या होगा? इसका कागज बनेगा। कागज बनने के बाद क्या हो जाएगा? इसमें कागज बन के क्या हो जाएगा? इसको छापेंगे हम, और छापने के बाद क्या बन जाएगी? ये किताब बन जाएगी। तो ऐसा सीक्वेंस हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको ये सीक्वेंस। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में स्थित है तो गोपाल विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? तो सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। जो गोपाल है वो अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है, तो सीधे सीधे हम 2 किलोमीटर सीधा चल लेते हैं। फिर वो वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा? तो इस तरीके से लेफ़्ट राइट होता है, तो इसका बायां हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर ये चलेगा 1 किलोमीटर यहाँ, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद ये दाईं ओर मुड़ता है, और दाएं इसका दायां हो जाएगा इधर को, और ये चलता है यहाँ पे फिर से 1 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि जो उसका घर है ये विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो ये इसने कहाँ से चलना आरंभ किया था? तो ये दिख रहा है यहाँ पे, और ये अपना घर पहुँच चुका है। तो इसका घर कहाँ आ रहा है? दक्षिण, और ये इधर की साइड है पूर्व दिशा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब इसने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, इसलिए तो ये इस दिशा में पहुँच पाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आ जाएगा सही आंसर, पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखे गए सही कोड का चयन करना है। ये इंग्लिश के कुछ शब्द दिए गए हैं, टास्क, ट्यून, टोन, टोल्ड और टायर। जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है एक एक करके, वैसे इनको लिखना है और फिर बताना है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा जो शब्द है वो कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा? यहाँ पे आएगा टी। टी तो सब में कॉमन है। टी के बाद क्या आ जाएगा? सबसे पहले ए वाला ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हो गया कट। उसके बाद आ जाएगा ए के बाद क्या आता है? आई आता है, तो 5 आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये दोनों भी कट हो गए, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। 1 5 4 3 2। बस इतना देख के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति है जब आकृति ए बी को दर्पण के सामने रखा जाता है? तो ये क्या है? ये दर्पण है, दर्पण के सामने रखा गया है। ये प्रश्न आकृति है और ये बताई गई है उत्तर आकृति। तो इसका हमको सही आंसर बताना है। पहला जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि दर्पण में क्या हो जाता है? लेफ़्ट का राइट की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे दिया है तो ये इधर को इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे बनाया है तो यहाँ पे ये इस तरीके से ही बना रहेगा, और ये ऐसा ही रहेगा, और ये इस तरीके से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये आ जाएगा इसका सही आंसर। बाकी तो ये उल्टा हो रखा है, यहाँ पे ये सीधा है, लेकिन इसका ये जो है गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ए जो है ये आ जाएगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छे से देख के आइएगा। अगेन वही लाइन, डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।